फर्स्ट क्वेश्चन इस करते हैं सॉल्व. Okay, so first question is which of the following statement is true with respect to time value of option. इन ये जो चार स्टेटमेंट दे रखी है तो इनमें से कौन सी जो है वो टाइम वैल्यू के लिए ट्रू है. ठीक है. ओनली एंड इन द मनी ऑप्शन हैज टाइम वैल्यू. सिर्फ इन द मनी ऑप्शन की जो है उसी की टाइम वैल्यू होती है, सिर्फ इन द मनी की. तो मैंने आपको थियोरिटिकली डेफिनेशन बताई थी. इस पे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए गए थे कि ऐसा कहाँ पर लिखा है कि इन द मनी की टाइम वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. सो थियोरिटिकली जो इन द मनी होती है वो कम्प्लीटली इंट्रिंसिक वैल्यू पर ही डिपेंड करती है ना. और जो ओटीएम और एटीएम रहते हैं वो मैक्सिमम जो रहते हैं वो टाइम वैल्यू पे डिपेंड करते हैं. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रीमियम फॉर्म होती है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से मिलके फॉर्म होती है. और ये इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी तीनों के लिए फॉर्म होती है. तो ओनली इन द मनी की नहीं होती है, तीनों की होती है. तो ये वाला तो फॉल्स हो गया सेंटेंस. देन सेकेंड, ओनली कॉल ऑप्शन हैव इन द मनी. सिर्फ कॉल ऑप्शन की इन द मनी होती है, पुट ऑप्शन की इन द मनी नहीं होती. तो ये भी रॉन्ग है, दोनों की होती है. द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज द सम ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम. तो अगर फॉर सपोज यहाँ से आप टाइम वैल्यू का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा टाइम वैल्यू का? प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू. तो ये वाला भी रॉन्ग है. देन लास्ट वन इज the longer the time to expiration greater is the option time value. मतलब जितनी ज्यादा एक्सपायरेशन को टाइम रहता है उतना ज्यादा टाइम वैल्यू होती है. तो ये मैंने आपको इन द मनी के केस में बताया था कि एक्सपायरेशन वाले दिन जो प्रीमियम रहती है वो कंप्लीटली इंट्रिंसिक वैल्यू ये दोनों इक्वल हो जाती है. जो टाइम वैल्यू रहती है वो कहाँ पे आ जाती है? जीरो पे आ जाती है, अप टू जीरो चली जाती है. और जितना ज्यादा एक्सपायरी में टाइम रहता है उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू रहती है. तो फोर्थ वन इज राइट. देन नेक्स्ट, हेजिंग इज. हेजिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग सिक्योरिटी लॉन्ग फ्यूचर? नो. लॉन्ग सिक्योरिटी शॉर्ट फ्यूचर? यस. शॉर्ट सिक्योरिटी लॉन्ग फ्यूचर? नो. शॉर्ट सिक्योरिटी शॉर्ट फ्यूचर? नो. हेजिंग का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है कि इक्विटी में अगर आपके पास पोजीशन ऑन की हुई है, बाय की हुई है, परचेस की हुई है, तो आप क्या करते हो? अपने पोर्टफोलियो को की रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जब आपको मार्केट क्या लगता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप इंडेक्स फ्यूचर को सेल करते हो. तो ये एक ही कंडीशन जो है वो इन केस ऑफ हेजिंग ट्रू रहेगी. तो लॉन्ग सिक्योरिटी and short future. Then next question, the lot size of an option are. जो ऑप्शन का जो लॉट साइज रहता है वो क्या होता है? तो अगर मैं सिर्फ मेरी हमको जितना पता है उतना अगर हम यहाँ पे नोट कर ले तो हमको ये पता है कि जो ऑप्शन का लॉट साइज होता है वो इक्वल होता है फ्यूचर के लॉट साइज के. जितना फ्यूचर में लॉट साइज होगा उतना ही उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उस स्पेसिफिक स्टॉक का ऑप्शन में भी लॉट साइज रहेगा. सेकंड, हमको ये पता है कि जो लॉट साइज रहते हैं वो कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज डिसाइड करता है. एक्सचेंज डिसाइड करता है कि किस स्टॉक का कितना लॉट साइज होगा, राइट. तो ये दो चीज हमको लॉट साइज से रिलेटेड पता है. फर्स्ट वन इज सेम दैट फ्यूचर. हमारा फर्स्ट ही आंसर आ गया कि जो ऑप्शन का लॉट साइज रहता है वो फ्यूचर का लॉट साइज. बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ. डबल दैट ऑफ फ्यूचर एज ओनली द प्रीमियम इज पेएबल. फ्यूचर के लॉट साइज से डबल रहता है क्योंकि सिर्फ हमको प्रीमियम पे करनी पड़ती. नहीं, ऐसा तो नहीं होता. वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम फ्यूचर, मतलब फ्यूचर्स के मुकाबले इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है. रॉन्ग. हाफ ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर से आधा होता है. रॉन्ग. सेम एज फ्यूचर, फ्यूचर के इक्विवेलेंट होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर. इनमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो कि ट्रेडिंग मेंबर की होती है, टीएम की होती है?
सेंडिंग द पीरियोडिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू क्लाइंट, मतलब क्लाइंट्स के पास कंटिन्यू पीरियोडिकली हर एक मंथ में या 3 मंथ में जैसा भी क्लाइंट चूज करता है एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, वैसा उसको पीरियोडिकली स्टेटमेंट सेंड करना पड़ता है क्लाइंट को। तो ये ट्रेडिंग मेंबर की ड्यूटी होती है। मेंटेनिंग यूनिक क्लाइंट कोड, यस दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग मेंबर ड्यूटी। इंश्योरिंग टाइमली पेइंग एंड पे आउट्स ऑफ द फंड, यानी कि टाइम पे क्लाइंट के अकाउंट से पैसा लेना और टाइम पे क्लाइंट के अकाउंट में पैसा डालना, ये भी ट्रेडिंग मेंबर की ड्यूटी होती है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जो ड्यूटीज हैं ये ट्रेडिंग मेंबर्स की ड्यूटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन अंडरलाइन फॉर अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो अंडरलाइन की तरह बिहेव नहीं करता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के लिए। फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी और इक्विटी इंडेक्स। तो इक्विटी इंडेक्स हम एज लेते हैं है ना, फॉर निफ्टी और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी रहते हैं, जो भी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चलता है उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स में भी इंटरेस्ट रेट पे ट्रेड होता है। मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। फॉरेन एक्सचेंज रहता है, ये भी डेरिवेटिव्स की तरह यूज होता है। सो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, तो दैट वन इज कमोडिटी। कमोडिटी जो है वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में नहीं आता है। और ये जो तीनों हैं ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में। कमोडिटी कहाँ पर आता है, फिजिकल डेरिवेटिव्स में आता है ना, क्योंकि वहां पर गोल्ड डेरिवेटिव्स तीनों जो हैं वो चारों जो हैं वो एज अ अंडरलाइन बिहेव करती हैं। बट कमोडिटीज हमको फिजिकल भी मिल जाती है, बट ये जो तीनों चीजें हैं ये हमको फिजिकल फॉर्म में देखने को नहीं मिलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज भी हमको फिजिकली नहीं देखने को मिलते, कहीं पे भी आपको एक्सचेंज का नोट नहीं मिलेगा, है ना। वो तो जो प्राइसिंग चलता है, जो डिमांड और सप्लाई रहता है उसके अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिलता है। तो कमोडिटी जो है वो अंडरलाइन की तरह बिहेव नहीं करती है फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। VAR methodology seek to measure the amount of value that a portfolio may stand to lose within a certain horizon time period due to the potential changes in। जो वार मैथडोलॉजी है, सबसे फर्स्ट तो आपको वार का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो वार का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एट रिस्क। और ये जो मैथडोलॉजी है ये क्या करती है, ये अमाउंट जो भी पोर्टफोलियो है ना, उस पे जो मैक्सिमम रिस्क हो सकती है उसको ये डिफाइन करती है, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। तो उन्होंने यही पूछा है कि पोटेंशियल चार्जेस चेंज इन, मतलब किसमें पोटेंशियल चेंज आने के कारण ये वैल्यू एट रिस्क मैथडोलॉजी जो है मेजर की जाती है, मतलब कि डिफाइन की जाती है कि इतना वार मार्जिन रिक्वायर्ड है और इतना नहीं, ठीक है। तो अंडरलाइन स्टॉक वॉलेटिलिटी, अंडरलाइन एक्सपोजर, अंडरलाइन इंडेक्स वॉलेटिलिटी, अंडरलाइन असेट स्पॉट प्राइस, मतलब जो भी अंडरलाइन का असेट का स्पॉट प्राइस चल रहा होगा, जो इक्विटी प्राइसिंग चल रही होगी इसके उस पे डिपेंड करेगी ये वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। वॉलेटिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, एक्सपोजर्स पे भी डिपेंड नहीं करेगी और ना ही इंडेक्स की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करेगी। जो भी उसका असेट वैल्यू का जो स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। The next question, a stockbroker is allowed to buy, sell or deal in securities। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा स्टॉक ब्रोकर है जो बाय सेल और डील करता है सिक्योरिटीज में। ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज फॉर एडमिशन, जो स्टॉक एक्सचेंज के पास में अपने डॉक्यूमेंट दे देता है एडमिशन के लिए, वो कर सकता है। ओनली ऑन बीइंग एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है वही कर सकता है। ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद सेबी रजिस्ट्रेशन, जो सेबी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करता है वही कर सकता है। या फिर ओनली हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, या जिसके पास सर्टिफिकेट होता है सेबी से रजिस्ट्रेशन का वही कर सकता है। तो आंसर इज
डी, जिसके पास सर्टिफिकेट होता है सिर्फ वही कर सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी सबमिट कर सकता है ना, बट यहाँ पे परमिशन भी मिलनी चाहिए। और आप सेबी के जब सर्टिफाइड रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हो तो देन ओनली आप जो क्या बोलते हैं, आपको अलाउ करता है डील करने के लिए, सिक्योरिटीज में बाय और सेल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एनएससी डज नॉट अलाउ बास्केट ट्रेडिंग इन इट्स एफ&ओ सेगमेंट, एनएससी बास्केट ट्रेडिंग अलाउ नहीं करती है एफ&ओ सेगमेंट में। F&O segment has a basket trading facility, F&O segment में basket trading facility allow रहती है। Basket trading has been discontinued in F&O segment, F&O segment में basket trading आप नहीं कर सकते हो, basket trading is illegal in India, basket trading illegal है इंडिया में। सबसे फर्स्ट तो basket trading क्या होता है, यहाँ पे बार बार हर एक सेंटेंस में basket trading, बास्केट ट्रेडिंग होता है OTC, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब क्या होता है, जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, राइट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, दो पार्टीज रहती थी जो आपस में ट्रेड करती थी, है ना, और यही दोनों एक दूसरे के लिए एज अ काउंटर पार्टी बिहेव करती थी और डेट्स डिसाइड करती थी, टाइम डिसाइड करती थी, क्वांटिटी डिसाइड करती थी और ट्रांजैक्शन हो जाता था इन दोनों के बीच में। तो ये कैसे हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं कि ये एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, ये दो लोगों के बीच में एक टेबल पे एग्रीमेंट बना और ट्रांजैक्शन हो गया, राइट। तो इसको बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आएगा F&O सेगमेंट हैज अ बास्केट ट्रेडिंग फैसिलिटी। आज भी F&O सेगमेंट में बास्केट ट्रेडिंग ट्रेड्स होते हैं, स्वैप्स होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। मेनली फॉरवर्ड जो रहते हैं वो फ्यूचर में होते हैं, स्वैप जो रहते हैं वो ऑप्शन में रहते हैं। अगर इस टॉपिक को मैं समझाने बैठी तो 1-2 घंटा पूरा जाएगा। सो आप बस एग्जाम के बेसिस पे समझ के चलो कि बास्केट ट्रेडिंग बोलते हैं वो OTC को बोलते हैं, ओवर द काउंटर को बोला जाता है। और इसमें कौन सा आता है, फॉरवर्ड्स आते हैं, स्वैप आता है। तो फॉरवर्ड जो रहता है वो फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, एंड स्वैप इज फॉर ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन विद अ डिक्रीज इन स्पॉट प्राइस, मतलब जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू रहेगी अगर स्पॉट प्राइस डिक्रीज होता है, स्पॉट प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कॉल ऑप्शन की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इक्वल रहेगी, या इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, है ना। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, है ना, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग इन द निफ्टी मूवमेंट, निफ्टी के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। तो हमने स्टार्टिंग में जब हम कंसेप्ट समझ रहे थे कॉल और पुट का, तभी हमने सुना था कि अगर स्पॉट प्राइस डिक्रीज होता है तो कॉल ऑप्शन डिक्रीज होता है और पुट ऑप्शन इंक्रीज होता है। कॉल जो है वो स्पॉट के साथ में चलता है और ये पुट ऑप्शन जो चलता है वो रिवर्सिबल चलता है, मतलब ये डाउन है तो ये अप चलेगा, और अगर ये स्पॉट प्राइस जो है वो अप है तो कॉल भी अप रहेगा और पुट जो रहेगा वो डाउन रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा डिक्रीज, आंसर इज बी, डिक्रीज। अगर स्पॉट प्राइस डिक्रीज होगा तो कॉल ऑप्शन भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑल द ऑर्डर एंटर्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम आर एट द प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज, मतलब जो ट्रेडिंग सिस्टम में जो प्राइस दिखते हैं हमको F&O सेगमेंट में, उसमें ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं होती। तो आंसर इज ट्रू। जो ब्रोकरेज वाला जो पार्ट रहता है वो जब क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट नोट जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में ब्रोकरेज मेंशन होती है, बट एट द ट्रेडिंग सिस्टम जब आप ट्रेड करते हो तो वहां पे वो जो भी प्राइस आपको दिख रहा है उसमें ब्रोकरेज ऐड नहीं रहती। ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पर मिलता है आपको, कॉन्ट्रैक्ट
नोट पे मिलता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में पता लगता है कि आपको ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कितने लगेंगे। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बॉट अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द एक्सचेंज। आपने कोई पोर्टफोलियो जो है वो क्या कर रखा है, बाय कर रखा है एक्सचेंज पे, टू एलिमिनेट द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द मार्केट। अब आप रिस्क को एलिमिनेट कैसे करोगे? सिंपल, अगर मुझे लॉजिक्स पता होंगे तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं हेज करूंगी पोजीशन। और हेज कैसे होगा? सेल इंडेक्स। अब हम ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। बाय इंडेक्स फ्यूचर, सेल इंडेक्स फ्यूचर, बाय स्टॉक फ्यूचर, सेल स्टॉक फ्यूचर, सेल इंडेक्स। आंसर, निफ्टी फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट 4850 and investor buy a 49 current month call at 100 rupees। अब यहाँ पर इन्वेस्टर ने कॉल जो है वो बाय किया है 100 रुपीज पे। स्ट्राइक प्राइस कितने की ली उन्होंने? 4900 की। और स्पॉट कितना चल रहा था उस टाइम पे? 4850। What should be the closing price of Nifty above which the investor start to make profit? मतलब हमको यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के देना है। मतलब निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो कितना चलना चाहिए कि जो क्लाइंट, जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट में आ जाए, है ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको प्रीमियम का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टी फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट 4850। मतलब यहाँ पे हमको स्पॉट प्राइस दे रखा है, स्पॉट कितना दे रखा है निफ्टी का? 4850 का दे रखा है। एंड इन्वेस्टर बाय अ 4900 करंट मंथ कॉल। मतलब स्ट्राइक प्राइस हमको कितना दे रखा है? 4900, ठीक है। और कॉल परचेज किया है, कॉल बाय किया है कितने पे? 100 रुपीज पे। What should be the closing price of Nifty above which the investor starts to make profit? मतलब निफ्टी का प्राइस कितने पे क्लोज होना चाहिए, क्लोज कितने पे होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर है उसको क्या मिल सके? प्रॉफिट मिल सके। मतलब हमको यहाँ पे क्या निकाल के देना है? ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के देना है, बीईपी निकाल के देना है। और अगर आपने मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पता होगा। फॉर सपोज आपने नहीं देखा है तो टॉप ऑफ द वीडियो एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप पहले एक बार वो वीडियो देखिए तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। फॉर्मूलेज, उसमें सारे फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं हमने, तो वो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो कॉल के लिए क्या होता है फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। और पुट के लिए क्या होता है फॉर्मूला? स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। सो हम यहाँ पे लाइक बायर के लिए निकाल रहे हैं सबसे फर्स्ट। तो बायर के लिए क्या हो जाएगा? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। 49 ये स्ट्राइक प्राइस था हमारा और प्रीमियम था 100, मतलब 5000। आंसर इज सी। अच्छा, ये ब्रेक इवन ओनली फॉर बायर थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंज बिकम अ लीगल काउंटर पार्टी टू all trade and responsible for guarantee settlement for all open position। आंसर इज ट्रू, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन ही है ये। 3 call series of XYZ stock January, February and March are quoted which have the lowest option premium। सबसे कम ऑप्शन प्रीमियम किसकी रहेगी? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी ज्यादा एक्सपायरेशन डेट क्लोज होगी उतना कम प्रीमियम का प्राइस चलेगा, उतनी छोटी कम प्रीमियम होगी। और एक्सपायरेशन डेट जितनी ज्यादा दूर होगी, ठीक है, जितना ज्यादा टाइम टू एक्सपायरेशन को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रीमियम, ठीक है। मतलब अगर नजदीक का है, क्लोज है तो लोअर रहेगी, और अगर दूर है तो हायर रहेगी।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे कम किसकी होगी, जनवरी, फरवरी या मार्च की। तो सबसे क्लोज वाला कॉन्ट्रैक्ट जनवरी है, तो जनवरी की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल लॉस ऑन पोजीशन डैश इज कलेक्टेड। जो लॉस, जो पोटेंशियल लॉस है किसी भी आउटस्टैंडिंग पोजीशन का, उसको सेफ गार्ड करने के लिए क्या कलेक्ट किया जाता है? असाइनमेंट मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, प्रीमियम, नन ऑफ द अबव। असाइन और प्रीमियम मार्जिन तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ओनली इनिशियल मार्जिन कलेक्ट किया जाता है। तो अगर इतना भी पता, आपको इतना भी पता हो तो देन नेक्स्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्रिप्ट विल बी बैंड डेरिवेटिव इन द डेरिवेटिव्स मार्केट इफ द ओपन इंटरेस्ट। अच्छा हाँ, ये वाला शायद तक मैंने आपको नहीं दिया है, मे बी ये स्किप हुआ है ये, ठीक है। तो कोई भी स्क्रिप्ट बैन कब होती है एफ एंड ओ में? फॉर सपोज टोटल जो OI है इसके वो 100 है ना, और 95 पोजीशंस क्रिएट हो चुकी हैं। 95 मतलब फॉर सपोज कॉन्ट्रैक्ट जो अवेलेबल है 100 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है किसी भी स्टॉक के, और 90 पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे पोजीशन बन चुकी है, मतलब 90 जो है % जो है वो यूज्ड हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, उस पे ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है। तो इस केस में ये बैन हो जाता है। यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्सिड से 5% से जैसे ही थोड़ा तो वो बैन हो जाता है एफ एंड ओ में, मतलब उस पर ट्रेड होना बंद हो जाता है। आप नया पोजीशन ओपन नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी पोजीशंस हैं वही क्लोज होती हैं। Okay, so next question, 17 question. In case a future contract is not traded in a day, which of the following price is recovered for daily mark to market settlement? अगर for suppose दिन भर ट्रेड नहीं में कोई ट्रेड नहीं होता है, कोई भी ट्रेड नहीं होता है, टू मार्केट के लिए कौन सा प्राइस जो है वो लिया जाएगा? क्लोजिंग प्राइस लिया जाएगा अंडरलाइंग स्टॉक का, थ्योरेटिकल प्राइस लिया जाएगा, क्लोजिंग प्राइस लास्ट ट्रेडेड डे का लिया जाएगा, या क्लोजिंग प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का? वैसे ऐसा कंडीशन कभी जनरेट होता नहीं है, क्रिएट नहीं होता है कि ट्रेड ना हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, बट ऐसा होता है। तो जो थ्योरेटिकल प्राइस होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, जो हमने पढ़ा था F = SE⁻RT, तो ये जो थ्योरेटिकल प्राइस रहेगा इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर का सेटलमेंट होगा, ठीक है। द इंडियन डेरिवेटिव मार्केट हैज 6 अंडरलाइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल एट अ गिवन टाइम। वो ये बोल रहे हैं कि जो इंडियन मार्केट डेरिवेटिव्स रहता है उसमें 6 अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल, मतलब 6 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए। दिस इज फॉल्स, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं इंडियन सिक्योरिटीज में, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, मिस गायत्री बाइज अ कॉल ऑप्शन। मिस गायत्री बाइज अ कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन बाय किया है गायत्री ने, ठीक है। एट द स्ट्राइक प्राइस ₹300, मतलब स्ट्राइक प्राइस कितना दे रखा है 300, एंड स्पॉट प्राइस इज 337, तो स्पॉट प्राइस चल रहा है 337 का। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस कॉल? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? सो सबसे फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी ऑप्शन की निकलती है, तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो स्पॉट प्राइस जो है वो बड़ा है स्ट्राइक प्राइस से, मतलब ये कॉल के लिए कौन सी कंडीशन जनरेट कर रहा है? इन द मनी की कंडीशन का जनरेट कर रहा है, राइट, है ना। स्पॉट बड़ी है, तो अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे आ जाएगा 337 माइनस 300, आंसर इज 37। और ये ऑलवेज पॉजिटिव, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव वाला आंसर कभी भी नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लॉट साइज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 250 शेयर्स, अगर 250 शेयर्स का फ्यूचर का लॉट साइज होगा रिलायंस इंडस्ट्री का, तो उसका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना होगा, मतलब ऑप्शन का लॉट साइज कितना होगा?
तो हमने ये आई थिंक बेसिक ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में भी पढ़ा था और ऑप्शन में भी पढ़ा था कि ऑप्शन और फ्यूचर दोनों के जो लॉट साइज होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब 250 का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली सेटलमेंट ऑफ ऑल ओपन पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। जो डेली सेटलमेंट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसको क्या बोलते हैं? आई थिंक मार्क टू मार्केट बोलते हैं, राइट? एक्सरसाइजिंग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, वार सेटलमेंट और नन ऑफ द अबव, तो मार्क टू मार्क सेटलमेंट बोला जाता है उसको। 21st का M2M। Which of these call option are out of the money? आउट ऑफ द मनी हमको देना है किसके लिए? कॉल के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो स्पॉट प्राइस अगर छोटा रहेगा स्ट्राइक प्राइस से, तो ये वाला जब भी कंडीशन क्रिएट होता है तो वो OTM का कंडीशन है, आउट ऑफ द मनी का कंडीशन। सबसे फर्स्ट है स्पॉट प्राइस 350 और स्ट्राइक प्राइस 300, मतलब स्पॉट बड़ा है स्ट्राइक से तो ये वाला तो नहीं होगा। देन स्पॉट प्राइस इज 350 और स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 370, दैट मीन्स ये वाला हमारा मैच हो रहा है, तो आंसर इज 370। एक और देख लेते हैं लास्ट, 350 इक्वल्स टू 3 फ्रेंड करेगा डेल्टा पे, डेल्टा के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि OTM है या ATM है या ITM है। तो ये वाला तो रॉन्ग है आंसर। इक्वल टू भी नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू कंडीशन किसकी होती है? ATM की होती है। और अगर इन द मनी पूछा होता तो ये वाला, अगर फॉर सपोज इन द मनी पूछा होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। OTM पूछा है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सुनील विश टू बाय अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाटा स्टील शेयर, ही शुड। मिस्टर सुनील कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेक अ पेमेंट फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करना पड़ेगा? नो, बिकॉज हमको क्या पता है कि ओनली इनिशियल मार्जिन पे करनी पड़ती है इफ यू वांट टू बाय और सेल अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको बाय और सेल करना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को तो सिर्फ आपको इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा। मेक द मार्जिन पेमेंट एज कैलकुलेटेड बाय द एक्सचेंज, आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा जितना एक्सचेंज ने कैलकुलेट करा है। समहाउ ये हमारा राइट जा रहा है। हैज हिज पोजीशन इन टाटा स्टील इन द ऑप्शन मार्केट, उसको हैज करना पड़ेगा टाटा स्टील में ऑप्शन में जाके। तो दिस इज कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसको ये लेना ही पड़ेगा, और हैज वैसे भी फ्यूचर में किया जाता है ना कि ऑप्शन में। तो आंसर इज बी कि मेक द मार्जिन पेमेंट एज कैलकुलेटेड बाय द एक्सचेंज। जो एक्सचेंज के द्वारा मार्जिन कैलकुलेट होगा पर्टिकुलर स्टॉक पे टाटा स्टील पे, उतना उसको पे करके और पोजीशन बनानी रहेगी। यू हैव बॉट अ कॉल ऑप्शन, आपने एक कॉल ऑप्शन क्या कर रखा है? बाय कर रखा है किसी XYZ स्टॉक का, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दे रखी है, स्ट्राइक प्राइस इज 400, प्रीमियम दे रखी है यहाँ पर 30 और करंट स्पॉट प्राइस यहाँ पे दे रखी है कि स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है उस स्टॉक का? 410 रुपये चल रहा है। एट वॉट मार्केट प्राइस विल द कॉल ब्रेक इवन, यहाँ पर आपको कॉल का ब्रेक इवन BEP पॉइंट पूछा है। तो अगर आपको याद हो कॉल का ब्रेक इवन पॉइंट तो क्या होता है? स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, मतलब 400 प्लस 30, मतलब 430 का अगर प्राइस चल रहा होगा तो वो ब्रेक इवन प्राइस है। इसके ऊपर 430 के अबव प्राइस पे क्या होगा? प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। और ये 430 का प्राइस कहाँ पर शो होना चाहिए? स्पॉट पे शो होना चाहिए, ठीक है। अगर स्पॉट का प्राइस 430 के अबव रहेगा तो इन्वेस्टर विल बी इन प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is done if the client default in making payment in respect to his daily settlement? अगर क्लाइंट जो है वो लाइक डिफॉल्ट ही निकलता है पेमेंट देने के लिए डेली सेटलमेंट का, तो क्या हो सकता है? द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू द स्पेशल डिफॉल्ट अकाउंट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेशल डिफॉल्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज आउट, कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू अनदर क्लाइंट्स अकाउंट,
हु हैज सफिशिएंट फंड, किसी और क्लाइंट के अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसके पास सफिशिएंट फंड है। अ वीक नोटिस इज गिवन टू द क्लाइंट, एक वीक का उसको नोटिस दिया जाएगा क्लाइंट को कि वो पेमेंट कर दे। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है बी, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्लोज कर देगा एक्सचेंज अगर डिफॉल्ट निकलता है तो पेमेंट करने में। अगर पेमेंट नहीं हुआ डेली सेटलमेंट का, मार्क टू मार्केट नहीं पे कर पाया क्लाइंट, तो उस पोजीशन को क्लोज कर देंगे। मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू द चेंज इन मार्केट वॉलेटिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर सेम आपने अगर ऑप्शन ग्रीक वाला पोर्शन मेरा पढ़ा है, वीडियो देखा है पार्ट सेकंड कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन का, सो आप इजीली यहाँ पे टिक करके आएंगे वेगा। अब ये कैसे है आपको मैं टॉप ऑफ द वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वीडियो देख के और फिर समझ जाएंगे कि ये कैसे टिक करा वेगा। आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रंजन सोल्ड एबीसी स्टॉक पुट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मिस्टर रंजन ने पुट सेल किया है किस स्ट्राइक प्राइस पर। स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 300, है ना, और प्रीमियम दे रखा है 28 रुपीज, मतलब ये 28 रुपीज की प्रीमियम उन्होंने क्या की है, रिसीव की है। What will be his profit and loss if he buy it back at 13? अगर वो 28 की प्रीमियम को, ये तो सेल था क्योंकि हमको पहले ही दे रखा था कि सोल्ड किया हुआ है, तो वो इस प्रीमियम को वापस बाय बैक करते हैं कितने प्राइस पर, 13 के प्राइस पर, तो उनको प्रॉफिट कितना होगा। लॉट साइज यहाँ पे दे रखा है 1000। तो सिंपल हमको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको कितना दे रखा है 28 माइनस 13, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 50, और 1000 का लॉट है तो ये एक पर शेयर का हमको प्रॉफिट आया है। तो अब हम 1000 के लिए निकालेंगे, जब भी कम का दे रखे और ज्यादा का निकालना रहे 1000 क्वांटिटी के लिए, तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ में, तो ये आ जाएगा आपका 15000 प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि 28 पे सेल किया था और बाय कहाँ पे करा 13 रुपए पे, तो लोअर है ना। सेल जो है वो बड़ा है बाय से और ये प्रॉफिट की कंडीशन होती है, तो आंसर इज 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम। You own a portfolio of various stocks for a long term, but currently you are unsure of the market. The best possible action to safeguard your investment. अपने पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है और आप मार्केट पे अनसर्टन है, आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इंडेक्स फ्यूचर को सेल करोगे एज हेज। तो आंसर इज सी। तो देखिए ये वाला जो हेज वाला जो क्वेश्चन है, ये कितने सारे वेरिएंट वेज में पूछा गया है, और ये आता है बट इसी तरीके से आता है, वेरिएंट वेज में वो पूछते हैं। क्वेश्चंस कॉमन होते हैं एग्जाम में, बट उनको पूछने का हर बार तरीका हर एग्जाम में, इवन हर एक मे बी शायद तक तीन टाइमिंग में एग्जाम होती है, तो हर टाइमिंग पे हर क्वेश्चन में भी सिमिलर हो सकते हैं क्वेश्चन, बट उनको पूछने का तरीका हर बार अलग रहता है। कोई भी पेपर का क्वेश्चन किसी भी पेपर के साथ में मैच नहीं करता है। सिमिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं देन ओनली आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आंसर रट के जाएंगे तो फिर सॉल्व नहीं हो पाता है क्वेश्चन पेपर। ओके, द सिस्टम इन विच ट्रेडिंग इज डन थ्रू वेरियस कंप्यूटर विच आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। तो आंसर इज ट्रू, कि वेरियस सिस्टम्स को एक पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर से अटैच किया जाता है और उसके थ्रू जो है ट्रांजैक्शन आपको करने के लिए अलाउ करता है सिस्टम, तो उसको ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बोला जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न पार्टीज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी कंसर्न पार्टी रहेगी उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो आंसर इज ट्रू। दो पार्टीज आपस में एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करती है, एक एग्रीमेंट सेटअप करती है, जिसमें कि उन दोनों के
एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी, डेट एंड क्वालिटी डिसाइड होती है और उन दोनों के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है. तो दैट्स व्हाई आंसर इज ट्रू. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे एंड आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आने वाले हैं. एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो NISM की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन जो नहीं भी कर रहे हैं और डेरिवेटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन.